नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जेडीयू की आज पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नीतीश कुमार औपचारिक तौर पर चुने जाएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 15 मई से करेंगे देशव्यापी दौरा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए संघ ने भी कसी कमर। एबीवीपी के 6000 कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर करेंगे चुनावी सर्वे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज से यूपी के दौरे पर। 48 घंटे में करेंगे 5 जिलों का दौरा। हिंदू वाहिनी ने किया ओवैसी के विरोध का ऐलान। सुरक्षा में चूक को लेकर स्पाइस जेट ने अपने पायलट को किया बर्खास्त। उड़ते प्लेन में एक एयर होस्टेस को कॉकपीट में पायलट सीट पर बैठाने का आरोप। और पाकिस्तान के कोर्ट ने मुशर्रफ को पेशी से छूट देने से किया इनकार। मेडिकल रिपोर्ट को बताया फर्जी। गैर जमानती वारंट को बरकरार रखा। नीतीश कुमार आज औपचारिक रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सभी नेताओं के उपस्थित रहने की उम्मीद है। नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष बनने को भी मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। अध्यक्ष पद पर नाम आने के बाद नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का नारा देते हुए गैर बीजेपी दलों को एक साथ आने की अपील की थी। इसके बाद से ही उन्हें 2019 में गैर बीजेपी दलों की तरफ से पीए दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लालू प्रसाद ने भी उनकी दावेदारी का समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। माना जा रहा है 15 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नीतीश देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आरएसएस ने अपनी छात्र इकाई एबीवीपी से राज्य में 15 दिवसीय सामाजिक अनुभूति अभियान और सर्वे शुरू करने को कहा है। इसके तहत मोदी सरकार की योजनाओं और सांप्रदायिक झगड़ों व धर्मांतरण के मुद्दों पर लोगों से राय ली जाएगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी की शुरुआत पूर्वी यूपी से करेंगे। इसके तहत वो आज से 5 जिलों के 2 दिवसीय दौरे के लिए आएंगे। ओवैसी इस दौरान मुस्लिम बहुल आजमगढ़, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और जौनपुर जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इंडोर मीटिंग्स करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले ओवैसी कोई सार्वजनिक सभा नहीं करेंगे। इसी बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने पूर्वी यूपी में ओवैसी के दौरे का विरोध किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि उनके कार्यकर्ता ओवैसी के रास्ते में मौजूद रहेंगे और किसी जिले में घुसने नहीं देंगे। स्पाइस जेट ने अपने एक पायलट को नौकरी से निकाल दिया है। पायलट पर उड़ते प्लेन में एक एयर होस्टेस को कॉकपीट के अंदर पायलट सीट पर बैठाने का आरोप है। इस दौरान पायलट ने अपने को पायलट को कॉकपीट के बाहर भेज दिया। स्पाइस जेट की एक इंटरनेशनल फ्लाइट के कॉकपीट के अंदर दोनों ने लंबा वक्त गुजारा। नियम के मुताबिक किसी अनाधिकृत शख्स को पायलट की सीट पर नहीं बैठाया जा सकता है। स्पाइस जेट की कोलकाता से बैंकॉक जा रही फ्लाइट में 28 फरवरी को ये वाकया हुआ था। पायलट ने लौटते वक्त भी उस हरकत को दोहराया। इसे एक तरह से सीरियस सेफ्टी ब्रीच माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी गांव के 3 युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। तीनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की के माता पिता की अनुपस्थिति में तमंचे की नोक पर उस कथित रूप से दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता के माता पिता एक शादी समारोह में बलदेव गए हुए थे। रात में पड़ोस में रहने वाले 3 युवक अजय, राजू व राहुल उसकी छत पर चढ़कर आ गए। आरोप है कि उन तीनों ने तमंचे का भय दिखाकर उस किशोरी के साथ दुराचार किया। घर लौटने पर परिजनों को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने कल सुनवाई के दौरान उपस्थित होने से मुशर्रफ को अस्थायी छूट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी 6 अप्रैल की चिकित्सा रप्त को भी फर्जी बताया। पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार न्यायाधीशों को नजरबंद किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सैन्य शासक की चिकित्सा रपट के बारे में अदालत ने ये निर्णय दिया।
अदालत ने दोनों को खारिज कर दिया और उनके गैर जमानती वारंट को बरकरार रखा। न्यायाधीश ने इस पर गौर किया कि मुशर्रफ ने मार्च महीने में देश छोड़ा, लेकिन चिकित्सा रिपोर्ट अप्रैल महीने की पेश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद के लिए नामित किए गए हैं। स्वामी समेत 6 हस्तियों को राज्यसभा भेजने के लिए सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है, जिनमें बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्सर मैरी कॉम, सीनियर पत्रकार स्वपन दास गुप्ता, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव के नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक सलीम खान को भी सरकार ने राज्यसभा का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। भारत ने 170 से अधिक देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर कल हस्ताक्षर किया। इस हस्ताक्षर को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब धरती के बढ़ते तापमान का मुकाबला करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के मोर्चे पर ये सभी देश मिलकर काम करेंगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभागार में एक उच्च स्तरीय समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समारोह में शासनाध्यक्षों, मंत्रियों, उद्योगपतियों और कलाकारों ने हिस्सा लिया और उसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने की। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता के रद्द किए जाने के मामले पर सुनवाई होनी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि बागी विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है, जिसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के तल्ख तेवर के बीच आज सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर होगी। अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो हरीश रावत के लिए राहत भरी खबर होगी, लेकिन अगर सदस्यता बहाल हो जाती है तो बीजेपी के लिए सरकार बनाने का दावा पेश करना आसान होगा। विदेश मंत्रालय ने बैंकों के अरबों रुपए के देनदार विजय माल्या को स्वदेश लाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कल पत्रकारों को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ मुंबई की एक अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने की सूचना देते हुए विदेश मंत्रालय से उन्हें स्वदेश लाने का अनुरोध किया है। मंत्रालय इस पर आवश्यक कानूनी परामर्श शुरू कर दिया है और इसके बाद संबंधित देश से उन्हें भारत भेजने का अनुरोध किया जाएगा। हैदराबाद में एक हादसे में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बाल बाल बच गए। तेलंगाना दौरे पर गए नड्डा हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे कि अचानक लिफ्ट में तकनीकी खराब आ गई और लिफ्ट पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक फिसल गई। इस लिफ्ट में जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव, एनवीवीएस प्रभाकर और 3 स्थानीय नेता थे। हादसे के बाद सभी को सुरक्षित लिफ्ट से निकाल लिया गया। झटके से लिफ्ट फिसलने की वजह से नेताओं ने पैर में हल्के दर्द शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के सहारनपुर जिले में दबंगों की जमीन पर पेशाब करना एक दलित युवक को महंगा पड़ गया। दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 4 लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। ये घटना सहारनपुर के ननौता थाना इलाके की है, जहां फतेहपुर गांव में देर रात एक दलित युवक नरेंद्र दबंगों की जमीन पर पेशाब करने चला गया। इसी बीच दबंगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उन्होंने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पिटाई के दौरान बीच बचाव करने आए युवक परिजनों पर भी दबंगों ने हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ज्वेलर्स अपनी मांगों को लेकर 25 से 27 अप्रैल तक एक बार फिर हड़ताल पर जाएंगे। ये निर्णय शुक्रवार को हिंदी भवन में आयोजित द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। व्यापारी सोने पर हाल ही में लगाए गए 1% एक्साइज को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने ज्वेलर्स को भरोसा दिया था कि 22 अप्रैल तक उनकी मांगों पर विचार कर सोने पर एक्साइज को खत्म कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ज्वेलर्स ने अपनी हड़ताल को स्थगित किया था, लेकिन ज्वेलर्स की मांग पर सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अगर सरकार इस हड़ताल के बाद भी ज्वेलर्स की मांगों को नहीं मानती है तो 28 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। चीन के जाने माने उइगर नेता को भारत द्वारा वीजा जारी किए जाने पर बीजिंग ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत का ये कदम पाकिस्तान में छुपे बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध के प्रस्ताव पर
अड़ंगा लगाने को चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने भारत के इस कदम पर चिंता जताते हुए कहा है कि ईसा एक आतंकवादी है और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। इसलिए सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे कानून के हवाले किया जाए। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोलकुन ईसा जर्मनी में रहते हैं। चीन अपना पहला तैरता हुआ समुद्री परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसे वो विवादित दक्षिणी चीन सागर में तैनाती करने की संभावना पर विचार भी कर रहा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म से दक्षिणी चीन सागर में द्वीप पर निर्माण कार्य करने की देश की क्षमता में इजाफा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा प्लेटफॉर्म को दूरस्थ इलाकों की ओर भी ले जाया जा सकता है, जिससे उन इलाकों में बिजली की सहज आपूर्ति हो सकेगी। देश में 91 प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता के 22% पर आ गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक 21 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान इन जलाशयों में 34.082 अरब घन मीटर पानी उपलब्ध था। इनकी कुल क्षमता 157.799 अरब घन मीटर की है। मंत्रालय ने कहा कि ये जलस्तर पिछले साल की समान अवधि में उपलब्ध जलस्तर की तुलना में 35% कम है और इसी अवधि के 10 साल के औसत भंडारण से 24% कम है। पिछले साल की तुलना में इस साल हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर कम है। कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच बड़ी शतकीय साझेदारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महेंद्र सिंह धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स को 13 रन से हराकर आईपीएल 9 में फिर से जीत की राह पकड़ी। डिविलियर्स ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 83 रन की धमाकेदार पारी खेली। कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 63 गेंदों पर 80 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी की। बेंगलोर के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुणे टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 60 रन और कप्तान धोनी ने 41 रन की पारी खेली। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।